प्यारे बच्चों, सुप्रभात। 4-5 दिन के बाद आज आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। आरोह भाग 2 पद्य भाग पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज। कवि हैं रघुवीर सहाय जी। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आप सबसे एक सामान्य बात कर लूँ कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन 2.0 हम फॉलो कर रहे हैं और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं। घर में अपने माता पिता के संरक्षण में लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करते हुए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप विद्यालय की एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी जो आपको शेयर की गई है, आप अपनी समस्याओं को वहाँ आप लिख करके भेज सकते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। और भी यदि किसी भी तरह की जानकारी या पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स आपको हैं, तो जिस नंबर से आपको जो वीडियो भेजा जाता है या जो टेक्स्ट मटेरियल भेजा जाता है, आप उसे पढ़ करके अपने डाउट्स उसी नंबर पर भेजें और उनसे टीचर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आपको ज्योग्राफी का मटेरियल एक टीचर हैं रांची रीजन में, केवी नामकुम है, वहाँ मिस्टर धनंजय कुमार हैं, उनका मटेरियल आपको भेजा जा रहा है। उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो ऑडियो या वीडियो लेसन प्लान भी तैयार करके आपको दें ताकि आप उनके मटेरियल को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। जल्दी ही मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर भी आपको शेयर करूंगा। आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। कवि हैं रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी की द्वारा रचित एक रचना है। जन्म इनका उत्तर प्रदेश लखनऊ में सन 1929 में हुआ। पूरी शिक्षा इनकी लखनऊ में हुई। अंग्रेजी साहित्य में एमए की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के उपरांत इन्होंने हिंदी में कविता की रचनाएं करना प्रारंभ किया। तो दोनों ही भाषाओं में आपकी प्रवीणता है, दोनों ही भाषाओं पर आपका अधिकार है। पेशे से आप पत्रकार रहे, प्रतीक अखबार में सहायक संपादक भी रहे। कल्पना और दिनमान दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान से आप जुड़े रहे। आकाशवाणी के समाचार विभाग में भी आपने काम किया। सन 1990 में दिल्ली में इनका स्वर्गवास हुआ। यदि आपकी प्रमुख रचनाओं और काव्यगत विशेषताओं की बात की जाए तो सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये आपके काव्य संकलन हैं। जो आपकी आरंभिक कविताएं हुई वो दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई जो 1951 में आया था। लोग भूल गए हैं रचना पर सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य क्षेत्र का ये प्रतिष्ठित सम्मान है और इनसे सम्मानित होना आप कवि की कवित्व शक्ति से परिचित हो सकते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। जो कविता यहाँ आपके लिए लिखी गई है, यहाँ आपके लिए रखी गई है, सीबीएसई ने संकलित की है कैमरे में बंद अपाहिज, और जो काव्य संग्रह है जिससे ली गई है वो है लोग भूल गए हैं। इस आपके काव्य में एक आम आदमी किस प्रकार से जीवन में पीड़ित होता है या कितनी पीड़ाओं का उसको सामना करना पड़ता है, ये पीड़ा की अभिव्यक्ति आपकी कविताओं में हुई है। और सामान्य भाषा में जो हम शब्द काम में लेते हैं, सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार आदि, ये इस प्रकार की चमत्कारहीन बातों जिन शब्दों से की जाती हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शब्द आते हैं, ऐसी ही भाषा में आपने कविताएं लिखी हैं। ये आपके कवित्व शैली का परिचायक है और आपके कविता की विशेषता है, आपके काव्य की विशेषता है। अब आते हैं कविता का प्रतिपाद्य। आपको पता है कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? याद करिए, कौन सी कविता पढ़ रहे हैं?
कैमरे में बंद अपाहिज। काव्य संग्रह कौन सा है, कहाँ से लिया गया है? लोग भूल गए हैं। अपाहिज शब्द सुनते ही आपके मनोमस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आया होगा। शुरुआत में इस शब्द का उपयोग किया जाता था, धीरे धीरे स्थितियां बदली और इस प्रकार के व्यक्ति जो पहले अपाहिज की श्रेणी में आते थे, नाम बदलते गए। फिर इन्हें फिजिकली डिसेबल्ड कहा गया, फिर इनको डिफरेंटली एबल्ड कहा गया। इनके अंदर जिस प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं होती हैं उनके आधार पर ही देख करके जब उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया तो इनको डिफरेंटली एबल्ड कहा गया और अब इनको दिव्यांग जन की श्रेणी में रखा गया है, दिव्यांग जन के नाम से संबोधित किया गया है, जो निसंदेह इनके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला और इनके स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। यह कविता है। कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी भी पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। देखिए, यदि सामान्य रूप से यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि किसी की पीड़ा को कोई व्यक्ति आम जनता तक पहुंचाता है तो सबसे पहले उसे खुद उस व्यक्ति की पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन यह विडंबना है कि मीडिया के जो लोग एक व्यक्ति को जिसकी पीड़ा से वो लोगों को रूबरू करवाना चाहते हैं, स्वयं उसकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत, कारोबारी दबाव क्या, मीडिया चैनल जितने भी हैं सभी में एक प्रतिस्पर्धा होती है, सभी दिखाते हैं। आप प्रैक्टिकली न्यूज़ चैनल आप देखते हैं तो आपको ज़्यादातर न्यूज़ चैनल दिखाते हैं हम नंबर 1 हैं और इतने दर्शक हैं जो हमारे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहे हैं। ये कारोबारी दबाव है। इसके तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है, वो संवेदनाओं से हीन हो जाता है, उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं। वो केवल एक व्यावसायिक पत्रकार बन जाता है जो अपने कार्यक्रम को किसी भी तरीके से ऐसा बनाना चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके कार्यक्रम को देखें। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकटित करती है। ये टेलीविज़न के भीतर की दुनिया किस प्रकार की है, वास्तविकता क्या है, उन विचारों को ये कविता समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की यातना और किसी की वेदना, और किसी के दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेच करके भी कोई व्यावसायिक रूप से अपने आप को बहुत ऊंची स्थितियों तक ले जाता है और ले जाना चाहता है। इस प्रकार के मनोभावों को अभिव्यक्त करती ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। चलिए शुरू करते हैं। दूरदर्शन के लोग, मीडिया के लोग, आप देखते हैं, आप सुनते हैं कि कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये मीडिया, ये लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं और चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, क्योंकि वो जनता को उन सूचनाओं से रूबरू कराता है, वो जानकारियां देता है जो किसी अन्य माध्यम से उन तक नहीं पहुंच पाती हैं लेकिन उनके लिए ज़रूरी होती हैं। धीरे धीरे मीडिया का रूप बदलता आया और आज एक अलग प्रकार की पत्रकारिता आप देख रहे हैं। पत्रकारिता का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, पत्रकारिता किस प्रकार की होनी चाहिए, और आज की पत्रकारिता जो टीवी पर एक मीडिया हम देख रहे हैं, सारा मीडिया का अधिकांश हिस्सा वहीं तक सिमट करके आ गया है। इस पर हम पत्रकारिता को पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। लेकिन एक हकीकत बात यह है कि ये लोग अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं। ये मानते हैं कि कोई ये जिस
जिसका मर्जी चाहें उसका मान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी छवि को बना सकते हैं, उसकी छवि को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कोई इनके सामने बोलने वाला नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये अपने आप को समर्थ शक्तिवान मानते हैं। कविता यहीं से शुरू होती है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, जो एंकर हैं, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ हैं, कोई भी काम करने की सामर्थ्य हम में है, शक्ति संपन्न है, दुर्बल नहीं है। और हम एक दुर्बल को लाएंगे। देखिए, हम तो समर्थ भी हैं और शक्ति संपन्न भी है, और लाएंगे किसको? एक दुर्बल को, एक अपाहिज को, एक दिव्यांग को। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? कहते हैं लाएंगे, हम उसको एक बंद कमरे में बिठाएंगे, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करेंगे, और हमारा पहला शब्द होगा, पहला जो प्रश्न है वो ये होगा कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? दूसरा प्रश्न। दोनों प्रश्नों को पढ़ करके, देख करके आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या किसी अपाहिज व्यक्ति से इस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए? नहीं। ये मीडिया की, ये एंकर की क्रूर मानसिकता के परिचायक हैं। इस क्रूर मानसिकता के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो कुछ मैंने कविता शुरू करने से पहले बता दिया था, कुछ आगे बता रहा हूँ। 2 सवाल पूछे कि क्या आप अपाहिज हैं? वो दिख रहा है, सबको दिखता है। जो व्यक्ति दिव्यांग है वो स्पष्ट नज़र आता है। दूसरा सवाल पूछा कि क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज होना किसी के स्वयं का हाथ नहीं है, या तो वो किसी दुर्घटना के कारण अपाहिज होते हैं, या वो जन्म से होते हैं। इसमें उसका व्यक्ति का स्वयं के हाथ की बात नहीं होती है। और यदि क्यों की बात होती और स्वयं व्यक्ति के हाथ में ये अधिकार होता है कि वो अपाहिज चाह कर बने या ना चाहे तो ना बने, तो इस धरती पर शायद कोई अपाहिज नहीं होता। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? क्वेश्चन मार्क किया। क्या आप ये अपाहिज हैं तो क्या आपको दुख देता है? बहुत सारे अपाहिज, आप दिव्यांगजन ऐसे आप देखेंगे इस समाज में वर्तमान कालिक परिस्थितियों में, कि जो अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का, अपने कर्तव्य निष्ठा का, अपने समर्पण का और अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया से मनवा रहे हैं, जिनको अपाहिज होना कभी दुखी नहीं देता है। तो वो सवाल पूछते क्या देता है? यानी कि वो दुखी हो। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, फिर कहते हैं कैमरामैन को संकेत करते हैं कि इसे बड़ा बड़ा दिखाइए। बड़ा बड़ा दिखाइए मतलब लोगों तक इसकी भाव भंगिमाएं, वो भाव भंगिमाएं जो इसके हृदय में है, और मेरे शब्दों से चोट लगने के बाद वाणी के माध्यम से ना निकल करके भाव भंगिमाओं के माध्यम से, आंखों में आंसुओं के माध्यम से, या चेहरे पर दुख की भावों से, या चेहरे के लाल हो जाने से, इस तरह के भावों को आप कैमरे से बड़ा बड़ा दिखाइए, ताकि लोग उसे देखें और हमारे दर्शकों की संख्या बढ़े। तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वो कहते हैं, वो बार बार बोलते हैं, तो आप बताइए आपका दुख क्या है, बताइए, जल्दी बताइए। लेकिन वो दुख अपना बता नहीं पाएगा, नहीं बताएगा। अपनी पीड़ा को अपने हृदय में संजो कर रखा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। अब यदि वो रोया है तो रोने से जो उसकी आँख फूल जाती है, सूज जाती है, उस फूली हुई आँख की एक बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि ये दिव्यांग व्यक्ति, ये अपाहिज व्यक्ति कितना पीड़ित है। बहुत बड़ी तस्वीर, उसकी बड़ी तस्वीर पूरा, जिस तरह से यहाँ एक चित्र भी रखा गया है, ऐसी एक तस्वीर दिखाएंगे। और उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी दिखाएंगे। उसके ओठों पर एक कसमसाहट है। कसमसाहट मतलब ऐसे भाव दिखाएंगे कि वो बोलना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा करने का हमारा उद्देश्य ये है कि आप ये माने कि ये उस व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा है। एक और कोशिश, अब और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। दर्शक धीरज रखिए,
देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं। वो अपने दर्शकों से कहते हैं धैर्य रखिए, आप कार्यक्रम को देखते रहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस दिव्यांग व्यक्ति को भी रुलाएं और इस दिव्यांग व्यक्ति के साथ साथ इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों को भी रुलाएं। आप जब उसकी पीड़ा को देखेंगे तो आप स्वयं संवेदनशील होकर के उसकी पीड़ा पर आंसू बहाने लगेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आप और वह दोनों किन किन को रुलाना है? आपको और वो व्यक्ति। कैमरा, अच्छा अब क्या होता है कि वो व्यक्ति भी बड़ा कठोर हृदय है, मजबूत हृदय का है, शारीरिक रूप से अपंग है लेकिन मन से कमज़ोर नहीं है। वो वैसा सब कुछ नहीं करता है जैसा एंकर उससे करवाना चाहता है। वह वाही लूटना चाहता है, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहता है, अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध करना चाहता है। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कोष्ठक में लिखी गई बातें, ये कोष्ठक में आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ जो जो लाइनें लिखी गई हैं वो उस वास्तविकता को उजागर कर रही है जिसके उद्देश्य से ऐसा काम किया गया है। कहते हैं कैमरा बस करो, रुक जाओ, बंद कर दो, नहीं हुआ रहने दो। नहीं हुआ मतलब ये रोया नहीं, हम वो सब चीज़ नहीं दिखा पाए, वो सब चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाए जिसे हमें करना था, रहने दो। पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। अच्छा, अब कैमरा, फिर आप देखते हैं कोई भी कार्यक्रम दिखाते हैं तो जब उस कार्यक्रम का समापन होता है तो कैमरा एंकर के फेस पे किया जाता है। जब एंकर के फेस की ओर कैमरा आएगा तो वो कहते हैं हम मुस्कुराएंगे और बोलेंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आए थे जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति को जीवन में झेलने वाली पीड़ाओं को उजागर करने का और आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य था, ताकि आप ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहें। ब्रैकेट में फिर लिख दिया बस थोड़ी ही कसर रह गई। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी कसर रह गई। क्या कसर रह गई कि हम आपको और उसको दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। धन्यवाद। इसका भाव सौंदर्य यदि हम करें तो कहते हैं कि इस कविता में कवि ने मीडिया दर्शकों की संवेदनहीनता, अब आप तो समझ गए होंगे संवेदनहीनता क्या है मीडिया की, कि एक ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। आप अपने आप से एक सवाल करिए, उस सवाल का उत्तर दीजिए। यदि आप उस सवाल का उत्तर दे देते हैं तो ये पाठ आपके समझ में आ जाएगा कि इस तरह के प्रश्न मीडिया के एंकर के द्वारा उस व्यक्ति से क्यों पूछे गए। यदि आप इतना समझ जाते हैं तो इस पाठ को आप पूरी तरह समझ गए। क्षीण होती मानवीय संवेदना और मीडिया की हृदयहीनता। मानवीय संवेदनाएं घटती जा रही हैं और मीडिया की हृदयहीनता है, ये आपको यहाँ देखने को मिला। दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग किया गया है। उसकी व्यावसायिकता, वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है। पूरी तरह से प्रोफेशनल है मतलब वो व्यक्ति के आत्मसम्मान से या उसकी पीड़ा से कोई उसको मतलब नहीं है। वो केवल और केवल अपने कार्यक्रम को प्रसिद्ध करना चाहता है। सरल और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। प्रश्न शैली में भी इसको लिखा गया है। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता का प्रभावपूर्ण यहाँ प्रयोग किया गया है। कोष्ठकों का प्रयोग, वो जो मैंने बताया कि बिल्कुल आपको वो चीज़ कोष्ठक में मिलेगी जिस उद्देश्य से इस कविता की रचना की गई है और जिस उद्देश्य से वो कार्यक्रम मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। दृश्य बिंब का विधान है। फूली हुई आँख की बड़ी बड़ी तस्वीर, उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी, अनुप्रकाश और पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार है। ये कुछ शब्दार्थ आपके लिए दे दिए गए हैं ताकि आप इन्हें देख पाएँ और समझ पाएँ। यद्यपि इसमें ऐसे कठिन शब्द नहीं है जहां आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी।
अब मेन बात आते हैं कि देखिए, जितनी भी कविताएं हम पढ़ते जा रहे हैं, इन सब कविताओं को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर लिखें, इनके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिखें। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को भी लिखें और इनके उत्तर ज़रूर लिखें। लिख करके आपके द्वारा लिखा गया जो भी सामग्री है, जो भी पेजेस हैं, उनकी फ़ोटो लेकर के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। और इस पाठ से संबंधित यदि किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। जिस प्रकार के कुछ परिवर्तन आपके अनुसार यदि आप चाहते हैं तो उसके अनुसार वीडियो तैयार किए करके आपके साथ साझा किए जाएंगे। आप देख रहे हैं वर्तमान कालिक परिस्थितियां बड़ी विकट हैं और इन परिस्थितियों में जिस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। पढ़ना हमें अवश्य है। ज़िंदगी अभी रुकी हुई है जो धीरे धीरे फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन इस रुकी हुई ज़िंदगी में जो समय हमारे पास है उसका सदुपयोग हमें करना है, लॉकडाउन को फॉलो करना है और अपने घरों में अपने अंदर नाना तरह की जो हॉबीज़ हैं उन्हें विकसित करें। समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं वो पढ़ें और जो भी आपकी इच्छाएं हैं घर के अंदर आप खेलिए। नाना तरह के व्यंजन बनाने में अपनी माताओं बहनों का सहयोग कीजिए, घर की साफ़ सफाई में अपना सहयोग कीजिए और ये सारी बातें भी अपने अंदर विकसित करिए। आप देखिए कि जिन बच्चों को, जो बच्चे घरों से दूर रह कर के कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको खाना बनाना नहीं आता था, आज उनकी स्थिति है कि उनको स्वयं खाना पका करके ही खाना पड़ रहा है और वो खाना बनाना सीख रहे हैं। यदि आप इस दौरान कुछ इस तरह की चीज़ें सीख लेते हैं, पता नहीं, हमें किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा लॉकडाउन होगा और हम इन स्थितियों को देखेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां भविष्य में कैसी भी विकट परिस्थितियां आ सकती हैं, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप को मजबूत एक भारतीय नागरिक बना करके प्रस्तुत करना चाहिए। धन्यवाद। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा।